हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का यूपीएससी की वीकली करंट अफेयर्स की इस क्लास में। तो आज यहां पर हम ये देखेंगे कि कैसे वीकली करंट अफेयर्स हमारे 25-26 जुलाई से लेकर ओवरऑल 1 अगस्त तक क्या हुआ है, इनमें क्या समसामयिक घटनाएं हुई और यहाँ पर मेजर जिन टॉपिक्स पर नोट्स बनाने होंगे एग्जाम के हिसाब से वो मैं आपको साथ में लिखवा दूंगी। तो चलिए आज हमारी ये जो क्लास है इसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले का जो टॉपिक लेंगे वो हम निसार की टेस्टिंग का लेंगे, ठीक है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार यहां पर टेस्ट हुआ है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं प्रमुख तौर से कि यहां पर क्या डेवलपमेंट हुआ है। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले निसार को, जैसे नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार कहा जा रहा है। देखिए सिंथेटिक अपर्चर रेडार आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है। हिंदी में भी आप इसको सिंथेटिक अपर्चर रेडार ही बोल सकते हो। असल में जब सैटेलाइट रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करती है, रेडियो तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो कि यहां किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा छोड़ी जाती हैं, ठीक है। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। इनके पास विद्युत विशेषताएं भी हैं और चुंबकीय विशेषताएं भी हैं। तो जब कोई सैटेलाइट, कोई उपग्रह रेडियो तरंगे छोड़ता है, यानी इसी विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्षेत्र में, इनके पूरे स्पेक्ट्रम में ऐसी तरंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी काफी कम है और जिनकी वेवलेंथ काफी ज्यादा है, ऐसी तरंगों को रेडियो तरंगे बोलते हैं, जो कि रेडियो वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, आपको पता होगा। तो ये जो रेडियो तरंगे हैं भाई साहब, ये जब कोई सैटेलाइट छोड़ती है तो ये रेडियो तरंगे जमीन पर आएंगी। जमीन पर आकर यहां ये जमीन की चीजों की विशेषताओं को पढ़ेंगी, चाहे धरती हो, वन हो, जानवर हो, जमीन हो, ओशन हो, समुद्र हो, और फिर ये वापस रेडियो तरंगे जाएंगी। तो जब वापस जाएंगी तो बेचारा ये जो उपग्रह है इसको इन तरंगों को पकड़ना भी पड़ेगा विश्लेषण के लिए। तो या तो ये उपग्रह बहुत तेजी के साथ ट्रैवल करेगा, यात्रा करेगा, या तो इस उपग्रह का जो अपर्चर है, जो इसकी जो सतह है, उसको बहुत चौड़ा रखा जाएगा ताकि यहां से तरंग छूटे तो यहां तक पहुंच जाए, ठीक है। इसलिए उपग्रह अपने अपर्चर को जितना चौड़ा रखते हैं उतना ही उपग्रह सैटेलाइट बढ़िया माना जाता है जब वो रेडार को इमिट करता है। और इसलिए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार में इसी तरीके से अपर्चर को काफी बड़ा रखा गया है और धरती को ऑब्जर्व करने के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की तरह, यानी धरती को देखने के लिए इस उपग्रह का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। इसका वेट, इसका वजन आप देखोगे ये काफी वजन में भारी भी है, काफी बड़ा भी है, और इसमें यूएसए एल बैंड तरंगों का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए यहां पर 2 टाइप की तरंगे हैं, एल बैंड तरंगे और एस बैंड, है ना। एस बैंड तरंगों का इस्तेमाल भारत कर रहा है। देखिए ये वो तरंगे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा है लेकिन इनकी वेवलेंथ कम है, यानी ये तरंगे कुछ ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। तो इसीलिए इन तरंगों का इस्तेमाल करके भारत सतह की सारी चीजों को देख पाएगा और इसकी सारी जानकारी भाई साहब हैदराबाद के पास में गांव है वहां पर जाएगी, है ना, इसरो का केंद्र है वहां पर जाएगी। और इस जानकारी को भारत में किसी भी निजी क्षेत्र के व्यक्ति को लेना कुछ घंटों के भीतर फ्री में, मुफ्त में ये जानकारी दे दी जाएगी। इतना बढ़िया ये सैटेलाइट का काम हो रहा है। वही जो एल बैंड तरंगे हैं ये धरती के भीतर, सतह के भीतर की जो चीजें हैं उसको भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरंग की फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन इसकी वेवलेंथ काफी ज्यादा है ना, यानी कि ये काफी चौड़ी तरंगे हैं और चौड़ी होने की वजह से ये आराम से किसी भी जमीन के अंदर, जैसे ये तरंग यहां से आ रही तो जमीन के अंदर घुस जाएगी, फिर उसके बाद काफी अंदर तक जाकर जमीन की सतह की प्रॉपर्टीज, सारी विशेषताएं जमीन के अंदर की पढ़कर फिर वापस आएगी। तो ये तरंगे बहुत काम की हो सकती हैं, लेकिन ये डेटा यूएस के पास जाएगा क्योंकि ये पूरा बैंड यूएस ने तैयार किया है, इसलिए डेटा यूएस के अलास्का में जाएगा और वहां से यूएस सरकार की मर्जी, भले निजी क्षेत्र को दे या ना दे, ठीक है। तो ये आप देखते हो इसरो की एक स्पेसक्राफ्ट की बस है, उसी पर हमने इस तरीके से यहां पर निसार को बनाया है, ठीक है। ओपन डेटा पॉलिसी रखी है। बेसिकली यहां पर आप देखोगे कि इसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमने सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में रखा है, यानी जैसे जैसे सूरज की पोजीशन चेंज होगी उसके साथ साथ यहां इस उपग्रह की भी पोजीशन चेंज होती रहेगी। इसे सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट बोलते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एक ऑर्बिट हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा निसार का कंप्लीट हुआ। अब निसार के अलावा भी यहां पर और भी डेवलपमेंट्स हैं जो कि हमें इस हफ्ते मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिले। जैसे सबसे पहले यूएस ने सीमा शुल्क लगा दिया भारत पर
25% का, यानी कि एक टैरिफ लगा दिया। यूएस, भारत से जितनी भी चीजें यूएस में जाएंगी सबके ऊपर टैरिफ लगा हुआ है 25% का। ये 1 अगस्त से लागू हो गया। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भारत भी यूएस के कई उत्पादों पर, कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाता है, इसलिए यूएस भी ऐसा टैरिफ लगाएगा। ये एक प्रोटेक्शनिस्ट यानी कि संरक्षणात्मक एक जो विदेश नीति है उसका ये आप देखते हो कि पूरा आउटकम है जो हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहां पर टैरिफ लगाए जाएंगे और प्रोटेक्शनिस्ट फॉरेन पॉलिसी एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप फॉलो करें। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ का किंग कहा जाता है, टैरिफ का राजा कहा जाता है। पहले जब इनका पहला टर्म आया था 2016 से 20 तक लगभग, तब भी इन्होंने यही किया था। फिर जो बाइडेन ने आके जैसे तैसे चीजें संभाली थी, तो इसलिए यहां पर ये टैरिफ अब लगाए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, भारत और यूएस के बीच में व्यापार इतना भी ज्यादा नहीं है और यूएस का व्यापार घाटा भारत से उतना नहीं है। जैसे अगर मैं 2024 के आंकड़े देखूं तो लगभग $50 बिलियन का व्यापार घाटा यूएस का भारत के साथ यहां पर देखने को मिलता है। यानी सिर्फ $50 बिलियन का ही यूएस के तुलना में भारत को फायदा हो रहा है। इनफैक्ट चाइना का व्यापार घाटा इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन तब भी यूएस वाले हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। ठीक है, और यहां पर यूएस इल्जाम लगा रहा है भारत के कई सारे ऐसे नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स पर, यानी ऐसे व्यापार के ऊपर जो प्रतिबंध, ट्रेड बैरियर्स हमने लगा रखे हैं, जैसे सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स। ये क्या होते हैं? देखिए, सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स में आप स्वच्छता के आधार पर किसी उत्पाद के आयात को रोकने की कोशिश करते हो। ये बोलते हो कि नहीं नहीं, इस फ्रूट के अंदर ना कीड़े पड़े, फ्रूट फ्लाई पड़े। जैसे हमारे फ्रूट्स मैंगो होते थे, मैंगो पर यूरोप बोलते थे कि नहीं नहीं, तुम्हारे मैंगो के अंदर फ्रूट फ्लाई मिले तो हम इसको नहीं खरीदेंगे। नहीं नहीं, तुम्हारे मसालों के अंदर केमिकल इस्तेमाल होता है हार्मफुल, तो हम इसको नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा में सैनिटरी फाइटोसैनिटरी उपयोग का इस्तेमाल यहां पर काफी ज्यादा किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन की टर्मिनोलॉजी ऑफिशियल व्याख्या है। इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर सब्सिडी है, जो कृषि क्षेत्र पर सब्सिडी है, इसका भी बहाना डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है कि भारत अपने कृषि क्षेत्र को बहुत ज्यादा सब्सिडी देता है, इसलिए भी मैं भारत के ऊपर यहां पर ऐसा कुछ करूंगा। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप असल में इसीलिए भी गुस्सा होंगे क्योंकि हाल ही में भारत ब्रिक्स की 17th समिट के अंदर, 17th सम्मेलन के अंदर गया। अब आप देखो होता क्या है, ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देशों का यहां पर समूह, जिसमें अभी और नए राज्य जैसे इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथियोपिया और इजिप्ट, ये भी ऐड किए गए। अब ब्रिक्स बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिक्स आने वाले विकासशील देशों का एक समूह बन चुका है जो कि अमेरिका को टक्कर दे रहा है। इसलिए अमेरिका ब्रिक्स से बहुत चिढ़ता है। लेकिन अभी भारत ब्रिक्स में गया और भारत ने कई कई बातें कही। पिछले साल 16वीं सम्मेलन में भी भारत गया था, रशिया के कजन में, और तब भी रशिया ने ब्रिक्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी अमेरिका के प्रभुत्व को कम करने के लिए। तो ब्रिक्स लगातार ऐसे प्रयास कर रहा है जिससे कि डॉलर का मूल्य पूरी दुनिया में कम हो, यानी कि डॉलर का प्रभुत्व कम हो और डी डॉलराइजेशन यहां पर देखने को मिले, जिससे अमेरिका चिढ़ जाता है ना। तो इस वजह से भी यहां पर अमेरिका का एक कदम महत्वपूर्ण हमें दिखाई दे रहा है। साथ साथ भारत रशिया के साथ तो व्यापार करता ही है, इसीलिए जैसे ही भारत के ऊपर इन्होंने सीमा शुल्क लगाया, उसके जस्ट बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर रशिया के साथ व्यापार करने के लिए और ईरान के साथ व्यापार करने के लिए यहां सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध भी लगा दिए कि ये लो, तुम्हारी कंपनियां हैं जो भी रशिया के साथ व्यापार कर रही हैं, जो भी ईरान के साथ व्यापार कर रही हैं, आयतुल्लाह खुमैनी से जुड़ी हुई हैं, तेल से जुड़ी हुई हैं, रशिया के साथ तेल मंगा रहे हो, हमने यूक्रेन वॉर पे जबकि मना किया, तो इस वजह से इन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध भी लगा दिए। ठीक है, अब इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ सकता है भारत के ऊपर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ सकता है। भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये कहा जा रहा है कि 6% से भी कम यहां पर हो जाएगा जब ये टैरिफ अगर ऐसे ही लंबे समय तक लागू होते रहे। ठीक है, हमारे निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स पर प्रभाव पड़ेगा, तो हमारी आर्थिक वृद्धि पर तो प्रभाव पड़ेगा ही सही, साथ साथ रोजगार पर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि $50 बिलियन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, भले यूएस के लिए इतना बड़ा नंबर ये ना हो। राइट, इसके साथ साथ भी बहुत से ऐसे प्रभाव नकारात्मक पड़ सकते हैं, जैसे रूपी और महंगा हो सकता है ना, और ऐसी बहुत सारी चीजें यहां पर हो सकती हैं। लेकिन अगर दोनों देश चाहें, अगर भारत चालाकी से काम ले, तो भारत यूएस के साथ नया मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर
इस खतरे को टाल भी सकता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि भारत को मुक्त व्यापार समझौते पर यूएस के साथ बातचीत करनी चाहिए, ताकि हम इस खतरे को यहाँ पर टाल सकें, ठीक है। और वियतनाम और इंडोनेशिया जिनके ऊपर कम सीमा शुल्क लगाए गए, ठीक है, जैसे इंडोनेशिया पर लगभग 19% का सीमा शुल्क टैरिफ लगाया गया है, और वियतनाम पर आप देखोगे तो वियतनाम पर 20% का सीमा शुल्क लगाया गया है। तो इनकी तुलना में हमें फिर कम नुकसान होगा और इनको शायद ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि कंपटीशन ही है वर्ल्ड पूरा उसमें। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भारत को अपने व्यापार का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए और उस हिसाब से यहाँ पर काम करना चाहिए। इसके साथ साथ एक और टॉपिक आया था, मॉस्पी, जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद से जुड़े हुए हमारे कई आर्थिक सूचकांक हैं। ये कौन सा मंत्रालय है? ये सांख्यिकी मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सांख्यिकी मंत्रालय इसको बोलते हैं। इस मंत्रालय ने ये घोषणा की कि हम अपने आर्थिक सूचकांकों को बदलाव करेंगे, इनमें बदलाव, इनमें चेंजेस यहां पर लाए जाएंगे। ये कौन कौन से सूचकांक हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था में चीजों को मापने में काम आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सकल घरेलू उत्पाद है, इसी में कुछ बदलाव करेंगे। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उपभोक्ता मूल्य उत्पाद सूचकांक है, इसमें भी बदलाव करेंगे, है ना, यानी सीपीआई में बदलाव करेंगे, जीडीपी में बदलाव करेंगे। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि हम अपने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को भी हम बदलेंगे, यानी कितना औद्योगिक उत्पाद हो रहा है उसको भी चेंज करेंगे। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि कुछ नए सर्वेक्षण भी हम यहाँ पर लाएंगे। असल में देखो कहानी क्या है, कहानी समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए जीडीपी को मापने के लिए आपको, अगर मुझे 2025 का जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद मापना है तो मुझे यहाँ पर एक बेस ईयर निर्धारित करना पड़ेगा, एक मूल वर्ष निर्धारित करना पड़ेगा। इस मूल वर्ष का इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा और 2025 के जीडीपी की तुलना मैं इस मूल वर्ष के साथ करूंगी। अभी ये जो मूल वर्ष है जीडीपी का, ये आप देखते हो 2011-12 है, ठीक है। अब अगर मैं इस मूल वर्ष को लगातार अपडेट नहीं करती हूं तो ये मूल वर्ष पुराना हो जाएगा, फिर अर्थव्यवस्था में दूसरा कोरोना भी आ जाएगा, यूक्रेन वॉर दोबारा आ जाएगा, हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद जब इस सेम मूल वर्ष को 2011-12 का मैं इस्तेमाल करती हूँ तो ये मुझे ठीक से एक कहानी नहीं बता पाएगा कि क्यों मेरा जीडीपी ऐसा हुआ वैसा हुआ, पहले की तुलना में कितना बढ़ा कितना घटा। इसलिए मूल वर्ष यानी कि बेस ईयर में लगातार अपडेशन की जरूरत होती है और इसी बेस ईयर को इन सूचकांकों के अपडेट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो पहले अभी तक हमारा मूल वर्ष 2011-12 है, अब कहा जा रहा है कि हमारा बेस ईयर 2023 से 2024 कर दिया जाए, ठीक है। तो ये 2022 से 23 कर दिया जाए जीडीपी के लिए बेसिकली, बाकी इंडिकेटर्स के लिए 2023-24 होगा बाद में। तो ये आप देखते हो कि इस तरीके से हम बदलाव करने की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ सीपीआई यहाँ पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भी हम कुछ ऐसा ही बदलाव कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 2012 इनिशियली बेस ईयर था, अब हम इसको 2024 कर रहे हैं ताकि यहां पर भी बदलाव हो सके, ठीक है। और इसके साथ साथ इस सूचकांक में हम नए तरीके के आंकड़ों का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो लोग अब ज्यादा विमानों में उड़ रहे हैं, लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके के परिवहन के वाहन इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, आप लोग देखते ही होंगे कुछ, ठीक है, टाइम पास के लिए। लोग यहाँ पर पेट्रोल डीजल के प्राइजेस को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इन सबका इस्तेमाल किया जाएगा और इनके कई सारे नए आंकड़े निकाले जाएंगे ताकि उन्हें भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में लाया जाए। उपभोक्ता जो नई चीज इस्तेमाल कर रहा है उसको जोड़ना जरूरी है वैसे भी, राइट। इसके साथ साथ जो औद्योगिक मूल्य सूचकांक है इसको भी हम बदलाव करेंगे और 2011-12 से इसको चेंज करके हम इस साल को भी 2022-23 यहां पर कर देंगे ताकि यहां पर भी मुख्य बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ नए सर्वेज भी हैं, इनको भी हम लाएंगे। जैसे हम लोग अभी तक हम लोग यहाँ पर एक सर्वे लाते हैं, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना, उद्योग के लिए वार्षिक सर्वे। लेकिन अब हमने कहा है कि अब हम सेवा क्षेत्र के लिए नया सर्वेक्षण लाएंगे और इसमें हम सेवा क्षेत्र के उद्यमों को मेजर करेंगे। तो इसको कहा जा रहा है एनुअल सर्वे ऑफ सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेस, यानी कि शॉर्ट में अगर लिखूं तो सेवा क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण। मैंने लॉन्ग में लिख दिया पूरा। ये आपको ध्यान रखना है
ताकि सेवा क्षेत्र को मापा जाए कितना क्या हो रहा है, क्योंकि आज भी सेवा क्षेत्र ही है जो भारत की अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इतना ही नहीं है, इससे कई सारा हमारे पास निर्यात भी आता है, हम यूएस, यूरोप, कई सारे देशों के साथ व्यापार कर पाते हैं। इसके साथ एक हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे भी है ना, जितने भी घर हैं, जितने भी हाउस होल्ड हैं, गृह हैं, ये क्या उपभोग कर रहे हैं और इस उपभोग पर कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना व्यय कर रहे हैं, इसका ये सर्वेक्षण यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सर्वे भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये पहले हर 5 साल में किया जाता था, अब ये सर्वे हर 3 साल में यहाँ पर किया जाएगा। ये मेजर बदलाव भी यहाँ पर लाया जा रहा है। ठीक, क्यों जरूरत है इसकी? ताकि बेस ईयर लगातार अपडेट हो। इसके साथ साथ नए नए आंकड़े मिले, जैसे हमने देखा ओटीटी के आंकड़े, बहुत सारे आंकड़े, और वास्तविकता में हमें अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत सारी नई नई चीजें यहाँ पर पता चलती जाए। ये प्रमुख सूचकांक है जितने भी आपके हैं। सीपीआई के अंदर आपको पूरी डिबेट पता होनी चाहिए। ये डिबेट आज तो मैं आपको नहीं करवा पाऊंगी, समय की कमी, लेकिन ये डिबेट आपको पूरी बहुत बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए कि क्या सीपीआई में अलग अलग चीजें हैं, क्या वस्तुएं हैं, क्या सेवाएं हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें सीपीआई में मौजूद हैं जो जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ एक स्थायी समिति की रिपोर्ट भी आई है, स्टैंडिंग कमेटी है ना, स्थायी समिति पार्लियामेंट में बनाई जाती है और स्थायी समिति हमेशा के लिए रहती है। ठीक है, तो ऐसे स्थायी समिति है रूरल डेवलपमेंट पर, ग्रामीण विकास पर, पार्लियामेंट यानी कि हमारे संसद की। ठीक है, इसने एक रिपोर्ट दिया कि पंचायती राज को वाकई हमने कितना सशक्तिकरण किया है। ठीक है, और पंचायती राज संस्थानों को कितना वित्त पोषित हमने किया है, इस पर यह रिपोर्ट आई है। ठीक है, यानी कितना फाइनेंशियल डिवोल्यूशन किया है हमने फाइनेंशियल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, इसके बारे में ये रिपोर्ट यहां पर दी गई है। अब देखिए, पंचायती राज संस्थान आए तो भारत में, लेकिन पंचायती राज संस्थान में जब इनको मान्यता नहीं मिली, संवैधानिक मान्यता 74 संवैधानिक संशोधन से पहले, उसके पहले भी पंचायती राज संस्थान भारत में राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट में आते थे, इसलिए राज्यों का पूरा यहाँ पर नियंत्रण रहता था। इसलिए गांधी जी और नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 40 के कहने के बावजूद भारत में आप देखते हो कि पंचायती राज काफी कमजोर रहे। फिर हमारे पास 74 संवैधानिक संशोधन आए, लेकिन यहां पर इन संशोधनों ने एक बेसिक संरचना दे दी, हमें एक हड्डी का ढांचा बनाकर दे दिया है ना। और इसको इस तरीके से समझिए कि अब इस हड्डी के ढांचे में रक्त और मांस को भरने का काम किसका था? वो राज्य सरकारों का था, क्योंकि हमने 2 सूचियां बनाई, 11वीं और 12वीं, 73 और 74 संवैधानिक संशोधन से। 11वीं में हमने ऐसे 29 विषय रखे जिनके बारे में हमने कहा कि ये सारे विषय राज्य सरकार चाहे तो पंचायतों को आवंटित कर सकते हैं, यानी पंचायतों को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन वो स्वैच्छिक था। 12वीं में ऐसे ही शहरी क्षेत्रीय निकायों के लिए ये विषय दिए गए थे, जो राज्य चाहे तो शहरी क्षेत्रीय निकायों को ऐसे विषय दे सकते हैं, लेकिन राज्य खुद अपने आप को ग्लोरीफाइड म्युनिसिपैलिटीज मानते हैं, यानी कि ऐसे नाम के यहाँ पर नगर पालिकाएं मानते हैं जिनको केंद्र ने ताकत नहीं दी। इसलिए राज्यों ने केंद्र को वास्तविकता में कोई ताकत नहीं दी है। ठीक है, इस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर पंचायती राज संस्थान असल में वित्तीय तौर पर बहुत कम मजबूत हुए हैं, और लगातार इनमें आप देखते हो कि इनके वित्त पोषण के आवंटन में लगातार हमें एक गिरावट देखने को मिली है। यानी कि इनको जितना भी पैसा आ रहा है ऊपर के स्रोत से, केंद्र और राज्य से, है ना, उसमें आपको गिरावट देखने को मिली है। रादर देन, देखो होनी तो वृद्धि चाहिए, इन संस्थानों को मजबूत करना चाहिए, लेकिन उल्टा गिरावट हमें देखने को यहाँ पर मिली है। ठीक है, तो आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर पंचायती राज संस्थान हैं, कई सारे ग्रामीण क्षेत्रीय निकाय हैं जहां पर चुनाव सही समय पर नहीं करवाए जा रहे हैं, ये भी मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखते हो कई बार ये पंचायती राज संस्थान अपनी योजनाओं को केंद्रीकृत पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पा रहे, इस वजह से इनको पैसा नहीं दिया जा रहा। इनको बार बार बोला जाता है अपनी योजना अपलोड करो, अपलोड करो। ठीक है, इनमें से बहुत सारे पंचायती राज संस्थान ई ग्राम स्वराज पर नहीं है, और जब तक ये ई ग्राम स्वराज पर नहीं आते हैं, जब तक इनकी ऑनबोर्डिंग नहीं होती है डिजिटल प्लेटफॉर्म की, तब तक केंद्र से इनको ठीक तरीके से आवंटन नहीं मिल पाएगा। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। अब बहुत सारे पंचायती राज संस्थानों की क्षमता ही नहीं है, तो ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल में आ ही नहीं रहे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी हैं राज्य जहां पर राज्य चुनाव आयोग, राज्य जो हमारे वित्त आयोग है, जो कि 73 संवैधानिक संशोधन के द्वारा बनाए गए, जिनको जिम्मेदारी दी है कि तुम बताओगे कि पंचायतों का पैसा कैसे बढ़ाना है। बहुत जगह पे राज्य वित्त आयोग ठीक तरीके से बनाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं तो इनकी रिपोर्ट
राज्यपाल राज्य के विधान मंडलों के सामने नहीं रखते, तो भाई साहब पंचायतों को कहां से मजबूत कर दोगे, फिर पंचायतें भी मजबूत नहीं होंगी। इसलिए हम देखते हैं कि दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो हमें सुधार सुझाए थे, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2007-8 के आसपास आया था। इसने पंचायती राज संस्थानों के बारे में बहुत प्रमुख बातें कही थी। इसने 3 बातें कही थी, ये 3 F हैं जहां पर पंचायती राज पिछड़े हैं, अभी भी पीछे हैं। इसमें फंड्स आते हैं, फंक्शंस आते हैं और फंक्शनरीज आते हैं, है ना। यानी कि ना तो हमने पंचायती राजों को पैसा दिया है, कोई इनको पैसा वैसा फंड वंड वित्त कोष ज्यादा नहीं दिया। दूसरा, इनको कार्य भी हमने नहीं करने दिया अपने स्वायत्त तरीके से, इनको हमने कार्य भी डिवोल्यूट नहीं किए कि ये कार्य तुम करो अपने हिसाब से, और जो कार्य करने वाले हैं वो भी हमने ठीक तरीके से यहाँ पंचायती राज संस्थानों में सक्षम नहीं किए हैं। और ये ठीक वैसा का वैसा हाल शहरी क्षेत्रीय निकायों के लिए भी भारत में मौजूद है, ठीक है। इनफैक्ट कई सारी पैरेलल फंक्शनरीज, कई सारे समानांतर निकाय हमने राज्य के स्तर पर बनाकर बिठा दिए। ये समानांतर निकाय असल में वही काम करते हैं जो पंचायती राज करते हैं, बस इनको राज्य के स्तर पर ज्यादा प्रमुखता दे दी, तो इससे पंचायती राज संस्थान ऐसे पॉलिटिक्स का शिकार होकर और ज्यादा नीचे आ गए। तो ये आप देखते हो यहाँ पर पंचायती राज संस्थान इस तरीके से सफर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका सुझाव क्या है, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करना चाहिए, और जो पंचायती राज संस्थान अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जो कि अपने लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, इस प्रदर्शन के आधार पर इनका वित्त प्रोत्साहन करो, इनको पैसा वैसा दो, है ना, ताकि इनको हम बता सके कि जितना तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे उतना तुम्हें हम पैसा देंगे, है ना। तो क्षमता निर्माण धीरे धीरे अपने आप ये सीख कर करने लगेंगे, ठीक। इसके साथ साथ इनको ज्यादा वित्त पोषित करो। जो भी ऐसे मामले हैं कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर नहीं आए तो तुम्हें पैसा नहीं देंगे, भाई साहब इनकी क्षमता निर्माण करवाओ ताकि जल्द से जल्द ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आ सके, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि आप इनको बोल दो कि नहीं आओ, ठीक। इसके अलावा केंद्र सरकार को यहां सहमति बनानी चाहिए राज्यों के साथ, जिससे कि राज्य अपने राज्य वित्त आयोग को ठीक तरीके से समय पर यहां पर बनाए और इनकी रिपोर्टों को सही समय पर राज्य विधानमंडल के पटल के सामने भी रखे, स्टेट लेजिस्लेचर में रखे, ये भी बहुत जरूरी है। और फिर हर राज्य को यहां पर बोलना चाहिए कि आप अपना खुद का रोड मैप बनाओ, अपनी खुद की आगे की कार्य योजना बनाओ, जिससे आप ये बताओगे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रीय निकायों को कैसे मजबूत किया जाएगा, ठीक है। और समय पर आप कैसे इसको यहाँ पर वो करोगे, कैसे यहाँ पर क्रियान्वित इन चीजों को यहाँ पर करोगे, ठीक। तो ये आप देखते हो यहाँ पर पूरा टॉपिक है। इसके साथ साथ एक टॉपिक रशिया में सुनामी का भी आया था। अभी हाल ही में देखा गया कुछ दिन पहले कि रशिया में कुरिल आइलैंड्स के आसपास, कुरिल द्वीपों के आसपास सुनामी आ गई, ठीक। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुनामी क्या होना चाहिए। सुनामी क्या होता है, ये आपका जियोफिजिकल फिनोमेना ज्योग्राफी में जो पार्ट है उसमें आता है, ठीक है। ये कहाँ देखा गया? कुरिल द्वीप के आसपास भी जो रशिया का कामचटका पेनिनसुला है, जो बिल्कुल फार ईस्ट में पेनिनसुला है, साइबेरिया के भी बाद ये पेनिनसुला पड़ता है, वहां पर ये देखा गया। और असल में सुनामी ऐसा नहीं है, छोटी मोटी सुनामी थी, 8.8 मैग्नीट्यूड की सुनामी थी। हालांकि भारत में उसका प्रभाव कम पड़ेगा, रशिया में पड़े तो हमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सुनामी क्या होती है? देखिए, सुनामी समुद्र की वो तरंगे होती है, ध्यान से सुनिएगा, सुनामी समुद्र की वो तरंगे हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, जिन तरंगों की जो चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा है। देखिए, अगर तरंगों की चौड़ाई बहुत ज्यादा है तो यानी वेवलेंथ है, जो चौड़ाई है वो ज्यादा है, ठीक है। अगर वेवलेंथ कम है तो तरंगे कुछ ऐसी दिखाई देती है, लेकिन अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो तरंगे ऐसी दिखाई देंगी। अब ये समुद्र में आराम से पास हो जाती है और कोई नुकसान नहीं करती। जैसे कोई जहाज यहां पर आया तो कोई नुकसान नहीं होगा जहाज को, क्योंकि ये चौड़ी तरंगे आराम से जहाज के नीचे से पास कर रही है। लेकिन जैसे ही ये तरंगे आपके तट पर आती हैं तो ध्यान से देखना होगा क्या। अब तट पर जब ये तरंगे आएंगे, यहां पर मिट्टी है, रेत है, पत्थर है, तो इनसे टकरा कर अब तरंगे टूटने लगेंगी, और टूटकर अब ये जो वेवलेंथ है ये धीरे धीरे वेव हाइट में कन्वर्ट होने लगेगी। यानी तरंग टूटकर अब ज्यादा बड़ी बनने लगेगी, और ये जो बड़ी विशालकाय तरंग है सुनामी की, ये अब आपके तट पर जितनी बिल्डिंग है, जितने आपके लोग हैं, सबको बहाकर विनाशकारी कार्य पूरा कर देंगे। और ऐसी ही एक सुनामी हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में भी आई थी, जिसे आप इंडियन ओशन सुनामी यहां पर कहते हो। सन 2004 में ये सुनामी हमें देखने को मिली थी। इससे तमिलनाडु में खूब विनाश हुआ, ओडिशा, बंगाल, हर जगह, इंडोनेशिया, हर जगह खूब यहां पर विनाश हुआ था। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ये सुनामी उत्पन्न कैसे होती है, ये बड़ी तरंगे आई कहां से भाई साहब, ये पता होना चाहिए। तो देखिए, हमारा जो समुद्र है
वो ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे समुद्र के नीचे जैसे ये पानी है तो बस ये ऐसे ही यहाँ पर फ्लैट है ना, फ्लैट तो कुछ भी नहीं है। समुद्र खुद अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बना है। तो यहाँ पर जो प्लेट्स हैं ये इस तरीके से कार्य करते हैं कि कभी कभी एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है। देखो नीचे आ गई तो थोड़ा सा जो समुद्र का पानी है वो थोड़ा नीचे चला जाएगा, राइट। अब इस टाइम पीरियड पर जब नीचे गया पानी तो देखो तट पर क्या हो रहा है। तट पर अचानक से आपको पानी कम होता हुआ दिखाई देगा। इससे वहां पर तट पर जितने बच्चे बूढ़े खेल रहे होंगे सब खुश हो जाएंगे कि चलो बढ़िया पानी कम हो गया, पानी की तरफ जाओ अब और रेत में, पानी की रेत में खेलो ढंग से, राइट। लेकिन इसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद अब अचानक से ये प्लेट ऊपर उठेगी, वापस बराबर आएगी। थोड़े समय के लिए ऐसा हुआ था, कुछ मिनटों के लिए। अब जब दोबारा प्लेट्स अपने आप को एडजस्ट करेंगी तो यही पानी प्लेट के नीचे से वापस ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा और इससे बड़ी बड़ी तरंगे इस तरीके की पैदा होंगी। अब यही बड़ी तरंगे तट पर आएंगी तो विनाशकारी कार्य करेंगी। और जितने बच्चे बूढ़े खेलते हुए इस तरफ आए थे तट के अंदर और समुद्र की तरफ कि वाह वाह बहुत बढ़िया पानी निकल गया, अब ये सारे ही विनाश के साथ बहकर और पता नहीं क्या होगा किसका। तो ये आप समझ पा रहे होगे, अगर यहां पर प्लेट टेक्टोनिक्स में समुद्र के तल के नीचे कुछ बदलाव होता है, कारण एक बार देखेंगे। बदलाव यानी कि अगर कुछ भूकंप आता है, देखो अगर प्लेट टेक्टोनिक्स में बदलाव आता है तो उसे भूकंप कहते हैं, तो भूकंप आया, या फिर इसकी वजह से कोई भूस्खलन आता है, लैंडस्लाइड आता है अंदर, है ना, प्लेट टेक्टोनिक का इंटरेक्शन हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है। या फिर यहां पर इस समुद्र के तट में कोई वॉल्केनो है नीचे की तरफ और ये वॉल्केनो अचानक से जमीन के अंदर से आने वाली ऊर्जा को छोड़ रहा है ना, तब भी ऐसी बड़ी तरंगे हो सकती है। यानी जब वॉल्केनो फूटेगा, जब ज्वालामुखी हमारा फूटेगा, तब भी ऐसी तरंगे पैदा हो सकती है। जब यहां पर अचानक से ग्लेशियर, कोई बर्फ का बहुत बड़ा हिस्सा है, अचानक से पिघलकर ऐसे हो जाए, तब भी बड़ी तरंगे पैदा हो सकती है। बस तरंग पैदा होनी चाहिए। तो ग्लेशियर की गतिविधि की वजह से भी, यानी बढ़ते हुए पर्यावरण परिवर्तन और वैश्विक तापमान से भी हमारे पास काफी खतरा है यहाँ पर, राइट। तो ये आप देखते हो अलग अलग तरीके से ऐसे हो सकता है। ये सुनामी बेसिकली जो हमारी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है दुनिया की, देखिए ये भारत है, इसके बाद ये इस तरीके से चाइना रशिया का इलाका है, ये इंडोनेशिया का इलाका है, ये नीचे ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाद इस तरफ विश्व में आपको पता है अलास्का है, अलास्का के बाद अमेरिका का इलाका है, यहाँ पर कैरिबियन है, इसके बाद दक्षिण अमेरिका का, ऐसे लैटिन अमेरिका का इलाका है, ठीक है। तो ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर, इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, यानी कि ये जो गोला बनता है इसे आग का गोला कहते हैं। और इस आग के गोले में पैसिफिक प्लेट है, प्रशांत महासागर की प्लेट है, और ये जो प्रशांत प्लेट है ये बड़ी सक्रिय प्लेट है, ठीक है। ये मिड ओशैनिक रिज से, यानी ओशन के मध्य से ऐसे खुलती है, लेकिन तट पर जाते जाते ये बर्बाद भी होती है, काफी डिस्ट्रॉय भी होती है। इस वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा दुनिया के भूकंप और सुनामी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और इसीलिए सुनामी वेव बहुत ज्यादा वेवलेंथ की है, इनकी वेव हाइट तट पर जाकर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इनसे बहुत ज्यादा नुकसान पर्यावरण को, जैसे मैंग्रोव्स बर्बाद हो जाएंगे, कोस्टल रीफ्स बर्बाद हो जाएंगे, पेड़ बर्बाद हो जाएंगे, प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाएंगे। तो ये सब आप देखते हो यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्बादी हो सकती है। इससे बचने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, शॉर्ट में लिखते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ने कुछ निर्देश जारी किए हैं जिसे सुनामी की गाइडलाइंस कहा जाता है। हर आपदा के लिए इन्होंने निर्देश जारी किए। तो जो सुनामी की गाइडलाइंस है वहां पर ये कहते हैं कि हमें एक बहुस्तरीय संस्थागत संरचना बनाने की जरूरत यहां पर है। एक मल्टी टियर्ड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है सुनामी से निपटने के लिए, जिसमें आप देखोगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकरण। ये सारे हमारी तैयारी को सुनिश्चित करेंगे, है ना। आपातकाल के समय पर हमें कैसे निपटना है सुनामी से, इसके लिए समन्वय करें यहाँ पर। इसके साथ साथ इस खतरे को कैसे कम करना है, मिटिगेशन कैसे करना है और कैसे जवाब देना है इसका, इसके लिए हम सुनिश्चित करेंगे सारी चीजें, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पर दूसरा इन निर्देशों का यह भी है कि हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, है ना, यानी चेतना के लिए प्रणाली हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। और चेतना के लिए हम प्रणाली बनाकर भी इसके लिए कार्य करने की यहां पर कोशिश करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे कम हम आपदा में, जब ये आपदा आएगी, क्योंकि सुनामी कभी भी आ सकती है, लेकिन हमारा नुकसान कम हो इसके लिए हम उपाय ला सकते हैं अलग अलग, जैसे पेड़ वगैरह जमीन को होल्ड करके रखते हैं तो सुनामी के टाइम पर भी कम नुकसान होता है। हम जमीन का इस्तेमाल, भूमि का उपयोग जिस तरीके से करते हैं उस पर योजना बनाएं।
यानी कि लैंड यूज प्लानिंग करें, जिसके थ्रू हम बनाएं कि सुनामी से सबसे ज्यादा जो कमजोर क्षेत्र हैं, जो सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है सुनामी में, वहां पर विकास ना करो, दूर दराज के थोड़े से इलाकों में विकास करो। इस तरीके से कर सकते हैं। हम मैंग्रोव उगा सकते हैं। 2004 की सुनामी में भी देखा गया था, मैंग्रोव की वजह से सुनामी को रोकने में बहुत मदद मिली थी। और इसके साथ साथ जन जागरूकता, शिक्षा, अवेयरनेस, इन सारी चीजों पर भी हमें कार्य करने की जरूरत है। ये सब यहां पर बताया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ इस बार इस हफ्ते में और भी कई महत्वपूर्ण यहां पर चीजें हुई थी, लेकिन इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं और बाकी सारे डिस्कशंस भी वीकली यहां पर मैं आपके लिए इस पहल को लाती रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे जुड़े रहिए, ऐसे बने रहिए। थैंक यू सो मच।